आकांक्षाएं उचित और सउद्देश्य हों। ना जाने किस कारण लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया है कि ईमानदारी और नीतिनिष्ठा अपनाकर घाटा और नुकसान ही हाथ लगता है। संभवतः इसका कारण यह है कि लोग बेईमानी अपनाकर छल और बल से धूर्तता और चालाकी के द्वारा जल्दी-जल्दी धन बटोरते देखे जाते हैं। तेजी से बढ़ती हुई संपन्नता देखकर देखने वालों के मन में भी वैसा ही वैभव अर्जित करने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। वे देखते हैं कि वैभव संपन्न लोगों का रौब और दबदबा रहता है, किंतु ऐसा सोचते समय वे यह भूल जाते हैं कि बेईमानी और चालाकी से अर्जित किए गए वैभव का रौब और दबदबा बालू की दीवार की तरह ही होता है, जो कि थोड़ी सी हवा बहने पर ढह जाता है, तथा यह भी कि वह प्रतिष्ठा दिखावा छलावा मात्र ही होती है, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से कई बार लोग उनके मुंह पर उनकी प्रशंसा तो अवश्य कर देते हैं, परंतु हृदय में उनके प्रति आदर भाव कभी भी नहीं होता। इसके विपरीत ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले, नैतिक मूल्यों को अपनाकर नीतिनिष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले भले ही धीमी गति से प्रगति करते हों, परंतु उनकी प्रगति ठोस होती है तथा उनका सुयश देश काल की सीमाओं को लांघकर विश्वव्यापी और अमर हो जाता है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपना जीवन प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ उसके कार्यालय में क्लर्क की नौकरी से प्रारंभ किया था। प्रॉपर्टी डीलर और कई काम वो करता था तथा मकानों को किराए पर उठाना, बीमा एजेंसी चलाना इत्यादि। उसके यहाँ 100 का काम था मकानों तथा अन्य स्थानों के किराए को वसूल करना, बीमे की किस्तें उगाना, टैक्सों की वसूली करना और अदायगी करना। ये काम करते करते उन्हें बड़ी रकमों का लेन देन भी करना पड़ता था और बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता था। स्वभाव से बर्नार्ड शॉ इतने विनम्र थे कि किसी भी के साथ सख्ती या फिर जोर जबरदस्ती वो नहीं करते थे, और लोग थे कि उनकी परवाह ही नहीं करते। इन कारणों से वे अपने काम में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि उनके मालिक को इससे कोई शिकायत भी नहीं थी, परंतु स्वयं बर्नार्ड शॉ को अपने काम से संतोष नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मालिक को सूचित करते हुए ये पत्र लिखा, जिसे कि त्याग पत्र की ही संज्ञा दी जा सकती है, कि महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस महीने के बाद मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। कारण ये है कि जितना वेतन आप मुझे देते हैं, मैं उतना काम नहीं कर पाता। मालिक तो उनके काम से बहुत संतुष्ट थे। वो उनके स्वभाव से भी बहुत प्रसन्न थे। उनके बारे में कभी किसी देनदार ने कोई भी शिकायत नहीं की थी। उसने बर्नार्ड शॉ को बहुत समझाया, परंतु शॉ को ये उचित नहीं लग रहा था कि जितना वेतन वे लेते हैं, इतना काम भी वे नहीं कर पाते। अमेरिका के विख्यात लेखक हेनरी मिलर ने भी ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन दिनों मिलर ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में नया ही प्रवेश किया था। सन 1919 में भारत के विश्वविख्यात इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया अमेरिका गए हुए थे। वहां उन्होंने अपनी पत्रिका के लिए मिलर से एक लेख लिखने को कहा। पारिश्रमिक तय हुआ $10। मिलर ने दूसरे दिन लेख तैयार कर देने की बात कही। जब वो लेख तैयार करके ले आए तो विश्वेश्वरैया उन्हें पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लेखक को $2 और अधिक देते हुए कहा, लेख बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। मैंने जिस स्तर की आशा की थी, लेख उससे भी अच्छा लिखा गया है, अतः इसका यही मूल्य उचित है। मिलर ने इस पेशकश को इनकार करते हुए कहा, लेकिन श्रीमान जी, मैंने तो अच्छे से अच्छे लेख का ही पारिश्रमिक ठहराया था। ये अधिक है और अपने श्रम से अधिक मूल्य लेना नैतिकता के विरुद्ध है। श्रम का उचित मूल्य प्राप्त करके उसमें संतोष करना व्यक्ति को नीतिनिष्ठ बनाता है, परिश्रमी भी बनाता है, क्योंकि तब किन्हीं की विशेषताओं या परिस्थितियों का लाभ उठाने की बात दृष्टि में नहीं रहती। यह नियम निष्ठा अपने लेने पर व्यक्ति का पुरुषार्थ प्रखर हो जाता है। विख्यात विचारक लेखक एकिल हॉफर के पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। पिता ने इतना लाड प्यार दिया था कि उन्होंने उपार्जन के लिए क्या करना चाहिए इसका कोई अनुभव प्राप्त नहीं था, परंतु उन्होंने हॉफर के मन में परिश्रम की रोटी ही खाने की बात बिठा दी थी। सो वे कहीं भी मेहनत मजदूरी कर ही अपना जीवन यापन करना चाहते थे और क्षेत्र में अनुभव की दृष्टि से वे एकदम कोरे थे।
पिता की मृत्यु के बाद वे अनाथ, निराश्रित और बेकार हो गए थे। यहाँ वहाँ काम करने के लिए भटकने लगे थे। भूख से भी आंतें कुलबुलाने लगी थीं। एक होटल के सामने इस विचार से खड़े ही थे कि उसके मालिक से काम देने के लिए निवेदन कर सके, पर मालिक ग्राहकों में व्यस्त था, अतः वो हॉफर की ओर बीच बीच में एकाध दृष्टि से देख लेता था। बहुत देर से खड़े रहकर उसने अनुमान लगाया कि शायद कोई भिखारी खड़ा है और भूखा भी है। होटल मालिक ने उनको बुलाकर पूछा, भूख लगी है बेटे? भूख तो लगी है, युवक ने निसंकोच भाव से कहा। होटल मालिक ने बिना कुछ कहे एक प्लेट में खाना रखा और हॉफर की ओर बढ़ाकर कहा, तो लो खा लो। परंतु मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। तो कैसे खाओगे? होटल मालिक ने विस्मित होकर पूछा। मैं भूखा तो हूं, परंतु काम करके ही रोटी खाना चाहता हूं, मुफ्त में नहीं, हॉफर ने कहा। मालिक उनकी आवाज सुनकर बड़ा प्रभावित हुए और श्रम के प्रति निष्ठा तथा स्वाभिमान को समझते हुए अपने यहाँ बर्तन साफ करने का काम लगा दिया। इसी श्रमशीलता के बल पर हॉफर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ख्याति लब्ध लेखक भी बन पाए। उन्हीं दिनों हॉफर ने इतनी अधिक मेहनत की और लगन से काम करना शुरू कर दिया कि मालिक को लगा कि वह दो व्यक्तियों के बराबर काम कर रहे हैं। मालिक ने उनके वेतन में कुछ बढ़ोतरी करना चाहा और कहा कि मैं तुम्हारा काम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जी जान से मेहनत करते हो और अपने काम को भी अच्छी तरह समझते हो, इसलिए मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा रहा हूँ। हॉफर ने कहा, यदि मेरे अन्य सभी साथियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है तो ही मेरा भी वेतन बढ़ाइए, अन्यथा काम तो मुझे मेहनत और लगन से ही करना चाहिए। बताइए, क्या आप मुझसे काम चोरी की आशा करते हैं? मालिक हॉफर की आवाज सुनकर दंग रह गए। उसने कहा, मैंने आज तक तुम जैसा लड़का नहीं देखा था। तुम तो मेरे बेटे से भी अधिक मेरी दुकान की चिंता करते हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो। हॉफर ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जब बताया तो मालिक ने उनकी श्रमशीलता को सम्मानित करते हुए उनकी पदोन्नति कर दी और उन पर दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंप दी। ईमानदारी और श्रमशीलता का यह भी अर्थ है कि अपने श्रम के उचित मूल्य से अधिक की आकांक्षा उपेक्षा ना की जाए। यह निष्ठा यदि विकसित कर ली जाए तो व्यक्ति प्रगति के उच्च सोपान पर चढ़ता ही चला जाता है। और जो लोग बेईमानी, कामचोरी, दूसरों की मजबूरी से ही लाभ उठाने की बात सोचते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से थोड़े बहुत संपन्न भले ही बन जाएं, इससे अधिक और आगे प्रगति नहीं कर पाते। मनुष्य के उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों पर निष्ठा की परख ऐसे अवसरों पर ही होती है जब स्वार्थ, लोभ और मोह की परिस्थितियां प्रस्तुत होती हैं, तो सिद्धांतों एवं आदर्शों की कोरी बातें करना एक बात है, पर उनका पालन करना उतना ही कठिन और एक सर्वथा भिन्न बात है। समाज में आदर्शों एवं सिद्धांतों की चर्चा करने वालों की कमी नहीं है, जो इन्हें भी वाक विलास का साधन और प्रतिष्ठा अर्जित करने का एक सरल माध्यम मात्र मानते हैं। पर ऐसे व्यक्ति स्वार्थ, मोह एवं लोभ का आकर्षण प्रस्तुत होते ही फिसलते और गिरते हुए अपनी गरिमा को गवाते हुए देखे जाते हैं। जिन्हें आदर्शों के प्रति आस्था होती है, वे इन क्षणिक आकर्षण से प्रभावित नहीं होते हैं और अपनी न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा का ही परिचय देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से ही समाज और देश गौरवान्वित होता है। पतन पराभव के प्रवाह में बहती हुई भीड़ से अलग हटकर वे उल्टी दिशा में अपनी राह को बनाते हैं। मणि मुक्तकों की भांति चमकते हुए तथा असंख्यकों को प्रेरणा प्रकाश देते हुए बड़े से बड़े प्रलोभन भी उनको डिगा नहीं पाते। समाज और राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपदा ऐसे ही व्यक्तित्ववान लोग होते हैं, जो कि कर्तव्यों का निर्वाह हर कीमत पर करते हैं। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर विजय कुमार नामक एक लड़का हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। उसके पिता उसी स्कूल में अध्यापक हैं। संयोगवश पिता की ड्यूटी लड़के के कक्ष में पड़ी। ये जानकर कि इन्विजिलेटर के रूप में पिताजी ही नियुक्त हैं, विजय कुमार ने अवसर का लाभ उठाना चाहा। बिना किसी भय के उसने पुस्तक निकाल ली और उसे देखकर कॉपी पर प्रश्नों का हल दिखने लगा। पिता की दृष्टि अचानक अपने लड़के पर पड़ी। उन्होंने तुरंत लड़के से कॉपी ले ली और नकल करने के आरोप का नोट लगा दिया। ड्यूटी पर नियुक्ति के साथ के अन्य एक मित्र ने लड़के को पक्ष लेना चाहा, पर उन्होंने कॉपी नहीं लौटाई और यह कहते हुए कॉपी जमा कर ली कि मुझे कर्तव्य पालन पुत्र से भी अधिक प्रिय है। बोर्ड ने उस विद्यार्थी को 2 वर्षों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया। रतलाम सियासत में एक बार श्रीनिवास नामक व्यक्ति को अपने पुत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश हो पड़ा। अभियोग था कि गबन करने का। पुत्र की अदालत में पिता के केस का फैसला सुनने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अधिकांश का अनुमान था कि इस केस में पक्षपात अवश्य होगा, पर न्यायप्रिय न्यायाधीश ने अपने पद एवं गरिमा का पूरा निर्वाह किया। विरुद्ध साक्ष्य एवं प्रमाणों के आधार पर अभियोग यथार्थ सिद्ध हुआ और न्यायाधीश ने पिता को 6 माह की सजा और 500 रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया।
इस निष्पक्ष निर्णय को सुनकर उपस्थित वकील समुदाय तथा दर्शक हतप्रभ थे। फैसला सुनाने के बाद से ही न्यायाधीश अपनी कुर्सी से उठे और नीचे उतरकर पिताजी के चरणों में झुककर श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर बोले, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पिता को नहीं, एक अपराधी को सजा दी है। अपने कर्तव्यों का पालन किया है। कानून की दृष्टि में रिश्तों की तुलना में न्याय का महत्व अधिक है। कौड़ागिल मद्रास के तत्कालीन सत्र न्यायाधीश श्री के सरकारी वकील ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की कि मुकदमा दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। आपत्ति का आधार था कि अभियुक्त माननीय न्यायाधीश महोदय का पुत्र है, इसलिए न्याय में पक्षपात की संभावना है। न्यायाधीश के एम संजीवैया ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि निर्णय संतोषजनक और निष्पक्ष ना होगा तभी ऐसा किया जाना उचित है। जज महोदय के लिए यह परीक्षा की अवधि थी। एक और पुत्र का मोह और दूसरा ओर न्याय की रक्षा का गुरुतर दायित्व। पत्नी एवं सगे संबंधियों का दबाव अतिरिक्त रूप से न्याय से विचलित होने के लिए पड़ रहा था, पर दबाव और पुत्र के मोह पर उन्होंने विजय पाई। सभी साक्ष्यों, प्रमाणों और गवाहियों से यह स्पष्ट हो गया था कि पुत्र ने चोरी की है। श्री के एम संजीवैया ने अपराधी पुत्र को 2 वर्ष का सश्रम कारावास का फैसला सुनाया। कुटुंबियों ने जब उलाहना दिया तो उन्होंने ये कहा कि पिता के रूप में मेरी अभियुक्त से गहरी सहानुभूति है, पर न्याय की रक्षा पुत्र प्रेम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कानून की नजर में अपने पराये के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता। पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव पाने का लाभ प्रस्तुत होने पर भी अधिकांशतः व्यक्ति फिसल जाते हैं, जबकि आदर्शों एवं सिद्धांतों के धनी व्यक्तित्व इन अवसरों पर भी चट्टान की तरह दृढ़ दिखाई देते हैं और क्षणिक भौतिक लाभों की तुलना में कर्तव्य निष्ठा, नीतिमत्ता की अधिक महत्व देते हैं। प्रलोभन उनको डिगा नहीं पाते और ऐसे व्यक्तियों में स्वर्गीय चिम्मन लाल सीतलवाड़ का नाम उल्लेखनीय है। उन दिनों वे बंबई विश्वविद्यालय में किसी प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे। किसी मामले में अपने अनुचित स्वार्थ के लिए एक संपन्न व्यक्ति उनके पास पहुंचा। कार्य श्री चिन्मन लाल जी से संबंधित था। उसने सीतलवाड़ को रिश्वत देनी चाहिए, पर उन्होंने इसके लिए स्पष्ट इनकार कर दिया। शायद और अधिक धनराशि पर वे कार्य करने के लिए सहमत हो गए। यह सोचकर वो प्रलोभन की राशि बढ़ती गई। 1 लाख रुपए की राशि तक बढ़ाते हुए पहचान पहुंचाने पर उस व्यक्ति ने सीतलवाड़ से कहा, देखिए श्रीमान, आपको इतनी बड़ी राशि देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सीतलवाड़ ने आक्रोश भरे दृढ़ शब्दों से इसे अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया, तुम्हें भी इतनी बड़ी रकम मुफ्त में लेने से इनकार करने वाले कम ही मिलेंगे। उनकी अविचल ईमानदारी और दृढ़ता को देखकर आगंतुक सन्न रह गए और जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पैर वापस लौट गए। मुंशी प्रेमचंद अंग्रेजी शासनकाल में ही एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रख्यात हो चुके थे। अपनी लेखनी के द्वारा वे देशभक्ति की भावना जगाने के लिए प्रयास भी कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार को यह नीति थी कि जैसे भी बने विद्वानों, प्रतिभावानों को सरकार का समर्थक बना लिया जाए। इसके लिए नौकरी, पद, प्रतिष्ठा के प्रलोभन देने के अनेकानेक जाल जंजाल बुने जाते थे। डर था कि प्रेमचंद्र की लेखनी भी भारतीयों में विद्रोह भड़काने का कारण ना बन जाए। तत्कालिक उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर मालकम हेली ने मुंशी प्रेमचंद्र को अपनी ओर मिलाने के लिए एक चाल चली। राय साहब का खिताब उन दिनों सर्वोच्च राजकीय सम्मान का विषय माना जाता था। कितने ही विद्वान, प्रतिभावान किंतु मनोबल के कमजोर व्यक्ति इस किताब को अपना सम्मान समझते थे। किताब क्यों दिया जा रहा है, मुंशी जी को समझते हुए देर नहीं लगी। तब तक बड़ी रकम के साथ किताब भी श्री प्रेमचंद के घर पर एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा यह कहकर पहुंचाया जा चुका था कि माननीय गवर्नर ने उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर यह उपहार भेजा है। घर पहुंचने पर मुंशी जी को किताब एवं मोटी रकम की बात मालूम हुई। पत्नी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और इस बात के लिए कि आर्थिक विपन्नता की स्थितियों में एक सहारा मिल गया है, पर प्रेमचंद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक देशभक्त की पत्नी होते हुए तुमने यह प्रलोभन स्वीकार कैसे कर लिया? यह मेरे लिए एक शर्म की बात है। तुरंत रकम और किताब को लेकर गवर्नर महोदय के पास पहुंच गए। दोनों को वापस लौटाते हुए बोले, सहानुभूति के लिए धन्यवाद, आपकी भेंट मुझको स्वीकार नहीं है। धन और प्रतिष्ठा की अपेक्षा मुझे देशभक्ति अधिक प्यारी है। आपका उपहार लेकर मैं देशद्रोह नहीं कहलाना चाहता।